नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हमने पिछली क्लास में चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था भारतीय कृषि का इतिहास, महत्व, शाखाएं एवं क्षेत्र। उसी अध्याय के उसी पाठ के हम आज करने वाले हैं प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में हम सबसे पहले अति लघुरात्मक प्रश्न से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अति लघुरात्मक प्रश्न में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कृषि द्वारा किन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? कि खेती करने से किन आवश्यकताओं की, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? तो कृषि द्वारा आहार, वस्त्र, आवास, रोजगार आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सीधा सा और एक लाइन में उधर इसका उत्तर ये है। और आगे बढ़ते हैं नंबर 2 क्वेश्चन की तरफ। ये सभी आपको नोटबुक में नोट करना है। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ से आप देख लेना और इसको लिखकर इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 12th बोर्ड 11th एग्ज़ाम, आपकी क्लास में जो एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको चैप्टर्स भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा रहा हूँ, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप सभी बस एक लाइक करके कमेंट्स में यस सर का कमेंट्स जरूर कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृषि उपज के अवशेष किन प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं? यानी कि कृषि उपज जो है उसके अवशेष किस सभ्यता में हमें प्राप्त हुए? तो कृषि उपज के अवशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में कृषि उपज के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ये है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण और जेट की दृष्टि से भी देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोने गेहूं का जनक किसे कहा जाता है? बोने गेहूं का जनक कहा जाता है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR की स्थापना कब हुई थी? और साथ में ही मैंने नोट कर दिया कहाँ हुई थी। तो 1929 में। कब? 1929 में यहाँ पर नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1929 में नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। अब आता है 5वां क्वेश्चन नंबर 5। तो हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? देखिए, काफ़ी जगह 1965 दे रखा है, 1968 दे रखा है। तो 1965 या 68 दोनों में से कोई भी आता है। वैसे हमारा 1965 राइट है, लेकिन 68 या 65 दोनों में से कोई भी सन आता है, दोनों आप राइट कर सकते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? सी सुब्रमण्यम जो थे वो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लघुरात्मक प्रश्न की ओर। तो लघुरात्मक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर आपके सामने कि किस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि हजारों वर्ष पूर्व भारत में खेती की उपज का अस्तित्व था। तो मैंने कुछ इसको इस प्रकार से डिस्क्राइब करके आपको समझाने की कोशिश की और आप भी इसी तरह लिखोगे तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो वही तरीका हम यहाँ पर अपना रहे हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथों यथा वृक्षायुर्वेद, कृषि पाराशर, कृषि सूक्त, अथर्ववेद, ऋग्वेद आदि द्वारा हमें यहाँ पर कुछ अस्तित्व प्राप्त हुए। दूसरा हमें यहाँ पर लिखना है कि हमें प्राचीन ग्रंथों में अक्षत का मतलब होता है चावल, कनक का मतलब होता है गेहूं, और जो तिल, श्रीफल यानी कि नारियल, हल्दी, चंदन, ईख, राई, मेथी, सूत यानी कि कपास इत्यादि का उल्लेख किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि भारत में कृषि उपज का अस्तित्व हजारों वर्ष पूर्व भी था। समझ गए इस बात को? अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, कृषि विज्ञान की परिभाषा लिखिए। कृषि विज्ञान की यदि परिभाषा लिखते हैं तो सामान्यतः जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला व विज्ञान को क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान कहते हैं। समझ गए इस बात को? अब आता है अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है उसे सस्य विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सस्य विज्ञान किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हमने यहाँ पर लिख दी। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीट विज्ञान से आप क्या समझते हैं? कीट विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो कीट विज्ञान से हम समझते हैं कि इस शाखा में कीट से फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसमें? कीट विज्ञान में। समझ गए इस बात को? अब प्रश्न आता है निबंधात्मक प्रश्न। कौन से? निबंधात्मक। तो निबंधात्मक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर सबसे पहला आता है, वो है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों द्वारा कृषि विकास के ज्ञान की पुष्टि कैसे की जाती है, समझाइए।
तो निम्न उदाहरणों से प्राचीन भारत में उन्नत कृषि व विकास के ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। कैसे? यहाँ पर आपकी बुक में भी कुछ 2-4 पॉइंट दे रखे हैं, वही आपको यहाँ पर लिखने। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे कि ऋग्वेद की ऋचाओं में पर्यावरण, वानिकी, यानी कि ऋग्वेद जो था उसकी जो उल्लेख हुआ था, वर्णन हुआ था, उसमें पर्यावरण, वानिकी, कृषि उपकरण आदि का महत्व दर्शाया गया है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता से देसी हल, जूते हुए खेत, अनाज भंडारण, पहिए वाली गाड़ी के अवशेष हमें प्राप्त हुए थे। तीसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर अथर्ववेद में पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई है। वाराहमिहिर के बृहद संहिता में मृदा वर्गीकरण, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण, मौसम पूर्वानुमान की जानकारी दी गई है। अगला लास्ट पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर अतः प्राचीन भारत कृषि में निहित परंपरागत ज्ञान को आधुनिक कृषि विज्ञान की उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ समाहित करके कृषि का समुचित विकास किया जा सकता है। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारतीय कृषि का महत्व का वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए। तो भारतीय कृषि का महत्व क्या है, आइए बात करते हैं सबसे पहले मानसून पर आधारित खेती पर। तो मानसून पर आधारित खेती में हम इसको पहले नोट्स में भी, पिछली क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी हैं वो देख लेना, वहाँ पर भी हमने इसको वेल डिफाइंड यानी कि अच्छी तरह से उसका वर्णन करके मैंने आपको समझाया हुआ है, तो उसको जरूर देखना। भारत में अधिकांश क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर या तो कम है या जल खारा है, जो सभी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। चूँकि भारत में प्रतिवर्ष 6 माह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं चलती है, जिससे भारत में अधिकांश क्षेत्रों में जून माह से अक्टूबर माह तक वर्षा होती है। कुछ क्षेत्रों में दिसंबर जनवरी माह में भी वर्षा होती है, और इसीलिए भारत के अधिकांश किसान क्या करते हैं, वर्षा आधारित खेती करते हैं। दूसरा पॉइंट, अधिकांश क्षेत्रों में भूमिगत व सतही सिंचाई स्रोत भी मानसून की वर्षा से परिपूर्ण होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला नंबर 3 क्या कह रहा है कि अतः वर्षा की अनियमितता या कमी से खेती पर विपरीत असर पड़ता है। फसल की बुआई से लेकर उपज प्राप्ति तक सभी कार्य प्रभावित होते हैं, जबकि अच्छी वर्षा होने पर पैदावार भी अच्छी होती है। दूसरा यहाँ पर महत्व है वो है अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस पॉइंट में कि भारत में 70% लोग खेती करते हैं। इससे जहाँ एक और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं, लेकिन अकाल पड़ने पर वह फसल खराब होने पर खाद्यान्न में क्या हो जाए, संकट उत्पन्न हो जाता है। तीसरा यहाँ पर आपको लिखना है कि भारत में परंपरागत खेती करने से किसान को खेती का कार्य विरासत में मिलता है, जिससे अनुभव व कौशल से वह परिपूर्ण होता है, लेकिन नवीन तकनीकी का उसे ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, जिससे उत्पादन बढ़ाने का प्रयास वह नहीं कर पाता है। और इसी प्रयास को नहीं करने के कारण वो अब कुछ ही मात्रा में उन्नत तकनीकी बीज, खाद, कृषि यंत्रों का प्रयोग करके खेती में सुधार कर रहा है। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पॉइंट की तरफ। तो नंबर 4 कह रहा है कि खाद्यान्न फसलों की अधिकता। भारत में किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और आवश्यकताओं को देखकर खेती में फसलों का चयन करते हैं, उसे खाद्यान्न की प्राथमिक आवश्यकता रहती है। तो वो क्या करते हैं, इसलिए अधिकांश किसान क्या करते हैं कि अनाज वाली फसलें ज़्यादा मात्रा में बोता है, दलहन, तिलहन और अन्य रोकड़ फसलें कम बोता है, जिससे उसे रोकड़ आमदनी कम प्राप्त होती है। अब 5वां हमारे पास में है कि रोजगार का प्रमुख साधन। भारत में कृषि आधारित उद्योग रोजगार के प्रमुख साधन है, और इसमें अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर होने से अकाल, बाढ़ या फसल खराब होने पर लोगों का बड़े स्तर पर रोजगार प्रभावित होता है। जब अकाल या ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाती है तो रोजगार पर उसका असर पड़ता है। नंबर 6 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। तो भारत के 70% लोगों से प्राप्ति कृषि उपज व्यापार के कृषि व्यापार से प्राप्त विभिन्न प्रकार के कर के रूप में या कर के रूप से सरकार को आय प्राप्त होती है। यदि कभी फसलें खराब होती हैं तो राष्ट्रीय आय भी प्रभावित होती है। अगला आता है डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल। इसमें हम ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आप कुछ देख लीजिए कि भारत में अधिकांश किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं,
जिससे प्राप्त दूध ही डेयरी उद्योग का प्रमुख आधार है। किसान अपने खेत पर पशुओं के लिए चारा तैयार करता है तथा फसल अवशेष को भी पशु चारे के रूप में प्रयोग करता है। अगला आता है खाद्यान्न उपलब्धता। तो भारत की जनसंख्या वर्तमान में 125 करोड़ है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ खेती की उपज द्वारा अधिकांश किसान गेहूं, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि अनाज की पूर्ति देश को कर देते हैं। हरित क्रांति के द्वारा हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता कई गुना बढ़ गई है, जिससे खाद्यान्न की उपलब्धता के मामले में देश आत्मनिर्भर हो गया है तथा भारत खाद्यान्न का निर्यात भी करता है। अगला आता है वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल। तो भारत में कपास, जूट का उत्पादन बहुतायत से होता है, यानी कि अधिक मात्रा में होता है। अतः वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल देश के किसान उत्पादित कर देते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर पशु चारा उपलब्धता किसान द्वारा उत्पादित फसलों के अवशेष को सूखे चारे के रूप में किसान संग्रहित करता है। साथ ही खेत में हरे चारे को उगाकर पशुओं को उपलब्ध कराता है, और जिससे देश में पशुपालन, डेयरी उद्योग का विकास तेजी से हो रहा है। अगला पॉइंट है 11, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे कि कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल। भारत में दलहन, तिलहन, वस्त्र, डेयरी, जूट उद्योगों के लिए कच्चा माल खेती से प्राप्त होता है। मूंग, उड़द, चना, मसूर इत्यादि का उत्पादन दाल उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। इसी तरह तिल, मूंगफली, सरसों के उत्पादन से खाद्य तेल के उद्योग चलते हैं। बेरोजगारी की समस्या का समाधान। भारत में अच्छे मानसून से पर्याप्त वर्षा होने पर कृषि उत्पादन अच्छा होता है, जिससे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। विदेशी व्यापार व निर्यात। इसमें देखिए कि हमारे देश के फल, सब्जी, पुष्प, अनाज, तिलहन के प्रसंस्करण के पश्चात उनका निर्यात किया जाता है, जिससे भारत को काफ़ी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। देश के आर्थिक विकास में योगदान। जब किसी देश का कृषि उत्पादन बढ़ता है तो घरेलू बाजार में तथा विदेशी व्यापार में उसका लेन देन होता है, जिससे सरकार को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। भारत में कृषि व कृषि आधारित उद्योगों से आर्थिक विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तो मैं यहाँ पर आपको ये हमारा जो प्रश्न की सीरीज थी वो कंप्लीट होती है यहाँ पर। तो इस प्रश्न की सीरीज को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं हम नई क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम नई क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी पढ़ते रहिएगा, निरंतर प्रयास करते रहिएगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं नए वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूँगा।